Let us start MA Geography Semester 1 Foundations in Geography Paper Unit 2. यूनिट 1 ऑलरेडी हो चुकी है 2 वीडियोस में। इसमें से एक वीडियो सिर्फ 33 मिनट्स की है और एक सिर्फ 17 मिनट की है। इससे आपकी यूनिट 1 पूरी कवर हो जाएंगी। वो दोनों वीडियोस देख लेना। यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। साथ में मैंने एक फाइनल वीडियो बना रखी है कि जो ये फाउंडेशंस इन ज्योग्राफी है, हाउ टू कवर दिस पेपर, जो मैं वीडियोस बना रही हूँ वो, प्लस में एनसीईआरटी जो 11th-12th की है उनमें से कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कैसे करना है, वो सब वो वीडियो देख लेना। देखो कैसे क्या करना। यूनिट 1 इन 2 वीडियो से कवर हो जाएगी। यूनिट 2 बिगिन कर रहे हैं। आपके ये 5 टॉपिक है यूनिट 2 में। एंड मैं सोच रही हूँ कि 2 वीडियोस में मैक्सिमम। आज की वीडियो में हम ये करेंगे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबलिज्म एंड इन्वायरमेंट। ठीक है। ये करने से पहले थोड़ा से कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो मैं बिल्कुल बताना चाहती हूँ। बेसिक्स जो आपको इस पेपर में हेल्प करेंगे फाउंडेशंस वाले। ठीक है। पहले तो ऑब्वियसली ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट हम इसको बोल सकते हैं। फिलोसफिकल बैकग्राउंड जनरली ये बोलते हैं इस वाले टॉपिक को। ठीक है। देखो, नॉलेज को गेन करने के लिए जनरली आपके पास 2 तरीके होते हैं। एक होता है रियलिज्म और एक होता है एंटी रियलिज्म। ठीक है। मतलब देर आर 2 ways और 2 approaches टू गेन नॉलेज, या हम बोल सकते हैं जो फिलोसफी ऑफ नॉलेज है वो 2 तरीके की है। फिलोसफी ऑफ नॉलेज को हम बोलते हैं एपिस्टोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एपिस्टोमोलॉजी। इसके 2 वेज है। और एक, ठीक है, रियलिज्म क्या है कि मैंने एक चीज देखी, कोई भी एक फिजिकल ऑब्जेक्ट देखा और मैं मान रही हूँ कि वही रियलिटी है। आपने कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट देखा और आपने बोला वही रियलिटी है। अगर मैं एक रेड पेन देख रही हूँ तो उसको देख के मेरे दिमाग में कुछ और चीजें आ रही हैं, और आप एक रेड पेन देख रहे हो, उसकी डिस्क्रिप्शन आपके माइंड में कुछ और आ रही है। या मैं आपको बोलूँ थिंक ऑफ अ गर्ल, तो आपके दिमाग में कुछ और इमेज बन रही है, राइट? या बेसिकली हम किसी चीज को देख रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लुकिंग एट अ डॉग एंड आई एम लुकिंग एट अ डॉग, उस डॉग के बारे में हमारे माइंड्स में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होंगे, डिफरेंट एक इमेज बनेगी, राइट? तो यानी कि जो उसी को हम रियलिटी मानेंगे ऑब्वियसली। अगर मैं एक डॉग को देख रही हूँ, आई एम थिंकिंग डॉग्स ऐसे होते हैं, तो दैट इज अ रियलिटी इन माय माइंड। मैं किसी के सामने डॉग की बात करूँ तो यही बोलूँ डॉग्स ऐसे। आपने जो उसके बारे में देखा, आपने जो ऑब्जर्व किया, आपको जो लगा, आप उस डॉग के बारे में वो चीज़ बोलेंगे। तो यानी कि जो चीज़ आप देख रहे हैं वही आपके अकॉर्डिंग रियलिटी है। फिर अब अगर मैं बोलूँ कोई सब्जेक्ट साइंस है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर किसी चीज़ को मैं बोल रही हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है ये एक साइंस का सब्जेक्ट है, इसका मतलब उसके अंदर लॉज, मॉडल्स एंड थ्योरीज है, उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। वो पोस्टिक्शन या प्रिडिक्शन में हेल्प करे। वेरीफाई कोई भी कर सकता है। अब जो चीज़ को मैं देख पा रही हूँ, आई कैन सी एक चीज़ वेरी क्लियरली, तो क्या उसको मैं वेरीफाई कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। तो अगर मैंने एक फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट को इफ आई एम लुकिंग एट, राइट, तो उस चीज को मैं देख रही हूँ, तो जो मैं देख रही हूँ वही रियलिटी है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रियलिटी हमारी स्टैटिक रहती है। ठीक है, क्लियर? मतलब जो मैंने देखा वही रियलिटी, जो आपने देखा वही रियलिटी, और हम उस चीज को देख पा रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पार्क में जाते हो और आपको एक पेड़ दिख रहा है, तो आई विल ऑल्सो से कि एक ट्री है एंड यू विल ऑल्सो से कि एक ट्री है। तो जो हम देख पा रहे हैं वो हर एक इंसान के लिए जनरली चीज स्टैटिक रहती है। ठीक है। तो ये रियलिज्म है। एंटी रियलिज्म इसका अलग चीज। ठीक है। अब हम किसी चीज के बारे में एक पर्सपेक्टिव बना रहे हैं। अब हम पेड़ों के बारे में, ट्री तो ट्री है ना, जो चीज दिख रही है वो वही है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी। यानी कि रियलिज्म, ऑब्जेक्टिव रियलिटी यहाँ पे स्टैटिक है। मैं एक ट्री देख रही हूँ, आप एक ट्री देख रहे हो, मेरे माइंड में आया फॉर एग्जांपल कि भाई ट्री हमें कितनी शेड्स प्रोवाइड करते हैं, इसे काटना नहीं चाहिए। आपके माइंड में आया भाई ट्री को काट देते हैं, लकड़ी मिलेगी,
और उससे मैं कुछ बिजनेस बना लूँगी एंड आई विल अर्न मनी। 2 चीज़ें आ रही हैं माइंड में। जो ये रियलिटी आ रही है, ये डिफरेंट डिफरेंट है और ये चीज़ें क्यों दिमाग में आई? मे बी ऐसा हो सकता है कि यू आर इन द नीड ऑफ मनी एंड और यू आर इन द नीड कि भाई आपको कोई स्टार्टअप बनाना है, तो आपको पेड़ पेड़ को देख के वो चीज़ दिमाग में आई। तो आपके दिमाग में जो फ़िल्टर्स हैं, मेरे दिमाग में जो फ़िल्टर हैं, जो एक्यूमुलेटेड नॉलेज है अभी तक जो एज में हम पा एवरीबॉडी हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन देयर लाइफ, डिफरेंट सिचुएशंस एंड डिफरेंट इमोशंस एंड डिफरेंट मोमेंट्स। उससे हमारे माइंड में कुछ इमेज बन जाती है, जो कुछ फ़िल्टर्स बन जाते हैं, राइट? तो उससे हमारी जो चीज़ें हैं वो आती है। तो यानी कि हम एक चीज़ को इस तरह से परसीव कर रहे हैं, जो उसके बारे में हमारे माइंड ने प्रोजेक्शन बनाई। तो यहाँ पे जो रियलिटी है वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। ट्री तो है, सबको पता है दिस इज़ अ ट्री, मेरे को भी पता है दिस इज़ अ ट्री एंड आपको भी पता है दिस इज़ अ ट्री। तो वो स्टैटिक ऑब्जेक्टिव रियलिटी स्टैटिक है, बट सब्जेक्टिव रियलिटी भी यहाँ पे है जो कि डायनामिक है। हर एक फिनोमिना ह्यूमन वर्ल्ड के लिए यूनिक है। तो यहाँ पे हम जनरल कंक्लूजन्स ड्रॉ कर पाओगे? नहीं। तो यानी कि रियलिज्म में अगर मैं कोई चीज़ देख रही हूँ, आप कोई चीज़ देख रहे हो, वो सेम है, सेम दिख रही है। उसको आप वेरीफाई कर पाओगे क्योंकि आप भी वही देख रहे हो, मैं भी वही देख रही हूँ। दैट इज़ अ साइंस। तो रियलिज्म कहीं न कहीं हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी यहाँ पे स्टैटिक है और कोई चीज़ अगर स्टैटिक रहती है तो उसको आप ईज़िली पढ़ सकते हो, ईज़िली उसका लॉ मॉडल थ्योरी बना सकते हो और लॉ मॉडल थ्योरी बना सकते हो तो वो एक सब्जेक्ट क्या है? साइंस है। इसका बिल्कुल अपोज़िट होता है एंटी रियलिज़्म में। आप किसी चीज़ को देख रहे हो अपने परसेप्चुअल फ़िल्टर्स जो माइंड में है और मैं किसी चीज़ को देख रही हूँ अपने माइंड फ़िल्टर्स के अकॉर्डिंग। यानी कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो है, हम देख एक ही चीज़ को रहे हैं बट उसके रिलेटेड में जो हमारे पर्सपेक्टिव्स हैं वो अलग-अलग हैं। तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो स्टैटिक है, बट सब्जेक्टिव रियलिटी यहाँ पे क्या है? डायनामिक है। तो दैट इज़ एंटी रियलिज़्म। अब अगर सब्जेक्टिव रियलिटी डायनामिक है तो उससे मैं कोई एक जनरल कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाऊँ, जनरल लॉज़, थ्योरीज़, मॉडल्स नहीं बना पाऊँ। जब जनरल लॉज़ एंड थ्योरीज़ एंड मॉडल्स नहीं बन पाएँगे, इसका मतलब आप हर चीज़ को यूनिक तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। आप जनरलाइज़ करके कुछ नहीं देख सकते, आप स्पेशलाइज़ेशन से करके चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। अब राइट? तो उसको हम बोलते हैं इडियोग्राफिक अप्रोच। इस टाइप की अप्रोच को हम बोलते हैं इडियोग्राफिक अप्रोच। ठीक है? अब रियलिज़्म में समझ में आया क्या है? यहाँ पे जनरलाइज़ेशन एंड कंक्लूजन्स आप ड्रॉ कर सकते हो। तो उसको कहते हैं नोमोथेटिक अप्रोच। जो ये रियलिज़्म वाला है, रियलिज्म जो ये है, इसको हम बोलेंगे नोमोथेटिक अप्रोच और इसको हम बोलेंगे इडियोग्राफिक अप्रोच। नोमोथेटिक अप्रोच एंड इडियोग्राफिक। ठीक है? तो ज्योग्राफी को पढ़ने के 2 तरीके हो गए। तो नोमोथेटिक अप्रोच हो गया और एक इडियोग्राफिक अप्रोच हो गया। नोमोथेटिक अप्रोच यानी कि हम लॉज़, मॉडल्स एंड थ्योरीज़ बना पा रहे हैं, यानी कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। मैंने बताया था कि जब भी मैं सिस्टमैटिक अप्रोच हो गई, इसका मतलब ये, तो सिस्टमैटिक अप्रोच मतलब आप ज्योग्राफी के प्रिंसिपल्स को पढ़ रहे हो, लॉज, थ्योरीज एंड मॉडल्स आप बना पा रहे हो। वीडियोग्राफिक अप्रोच ऑन द अदर हैंड इज नॉट सिस्टमैटिक, इट इज रीजन। आप यूनिक करेक्टरिस्टिक्स जो है एक एरिया की, एक रीजन्स की, जो है वीडियोग्राफी। रियलिज्म साइंटिफिक है इसका मतलब, तो उसको सिस्टमैटिक बोलते हैं। और एंटी रियलिज्म क्या है? फिलोसफिकल है। रीजनल अप्रोच इडियोग्राफिक बोल सकते हैं उसको, ठीक बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो रियलिज्म साइंटिफिक अप्रोच, स्टैटिक अप्रोच जनरली फिजिकल ज्योग्राफी में यूज होगी क्योंकि वो स्टैटिक फिनोमिना है। वहाँ पे आप इजीली फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेट करके इजीली लॉस, थ्योरीज एंड मॉडल्स बना पाओगे। बट एंटी रियलिज्म फिलोसफिकल अप्रोच ह्यूमन ज्योग्राफी में यूज, राइट? तो इसका मतलब ज्योग्राफी को स्टडी करने के 2 तरीके हो गए हैं अब हमारे पास। ये इतना समझ में आया? ठीक है। ये बिल्कुल मोटे-मोटे तरीके से देखना है। जो टर्म्स है ना, अगर कहीं नोमोथेटिक लिखा आ गया तो पता होना चाहिए मतलब। इडियोग्राफिक लिखा आ गया तो मतलब पता होना चाहिए। और रियलिज़्म लिखा आ गया, एंटी रियलिज़्म लिखा आ गया तो ये जो वर्ड के मतलब है ना वो पता होना चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक समझा रही हूँ, यहाँ से कोई क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के नहीं आता। ठीक है? तो ज्योग्राफी को पढ़ने के 2 तरीके हो गए। एक तो हो गया साइंटिफिक तरीका और एक हो गया फिलॉसफिकल तरीका। इसको हम नोमोथेटिक रियलिज़्म बोल सकते हैं, इसको एंटी रियलिज़्म बोल सकते हैं। ठीक है? अब इसके भी कुछ तरीके होते हैं, वो आगे देखेंगे कभी ज़रूरत पड़ी तो। साइंटिफिक तरीके के एग्जांपल्स देख लो। एक होता है इंडक्टिव, एक होता है डिडक्टिव। ठीक है? 2 है मेन ये, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। ठीक है? इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि भाई एक ज्योग्राफर हैं, ये जो ज्योग्राफी को जिस तरह से पढ़ते थे, ये इंडक्टिव तरीके से पढ़ते थे।
तो इंडक्टिव तरीका क्या ये रियलिज्म है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक को पढ़ने के दो तरीके हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक इंसान है भाई, वो इस रीजन को पढ़ रहे हैं, तो आप बोलोगे तो ये रीजनल है, यानी कि फिलोसफिकल है। लेकिन मैं बोलूँ फिर कि ये इंडक्टिव तरीके से पढ़ रहे हैं, फिर क्या हुआ? यानी कि एक रीजन को पढ़ रहे हैं लेकिन साइंटिफिक तरीके से पढ़ रहे हैं, इंडक्टिव मेथड से पढ़ रहे हैं। व्हाट इज इंडक्टिव डिडक्टिव? आई विल टेल, बट इज दिस क्लियर? कि अगर कोई, मैं बोलूँ कि कोई जोग्राफर है वो इंडक्टिव तरीके से पढ़ते हैं या अपनी बुक को लिखते हैं, एक जोग्राफर है वो डिडक्टिव अप्रोच को फॉलो करते हैं, इसका मतलब वो साइंटिफिक अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, यानी कि वो लॉज, थ्योरीज एंड मॉडल्स बना रहे हैं, चाहे इंडक्टिव हो चाहे डिडक्टिव हो। यानी साइंटिफिक तरीके के दो पार्ट हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। डिडक्टिव मीन्स जनरल टू पर्टिकुलर केस में जाना, जनरल से पर्टिकुलर केस में जाना, जनरल से पर्टिकुलर केस में जाना डिडक्टिव का मतलब। इंडक्टिव मतलब पर्टिकुलर केस से जनरल स्पेसिफिक केस में जाना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट, हम ये देख रहे हैं कि लिटरेसी रेट इंडिया में कहाँ पर ज़्यादा है, तो आप सेंसस के डेटा को देखोगे एंड यू विल से सदर्न स्टेट्स में ज़्यादा है। सिंपल, इंडक्टिव, यानी कि पर्टिकुलर चीज़ को देखा, सेंसस को देखा और जनरल कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि सदर्न, साउथ के लोगों को ज़्यादा लिटरेट है, खत्म। एक डिडक्टिव तरीका, जनरल से पर्टिकुलर जगह पे जाओगे। जनरली देखो, जनरल अगर बात करूँ तो सदर्न इंडिया में कोस्ट है बहुत, राइट? तो पुराने टाइम से कोस्ट को डेवलप कर रहे हैं, तो डेवलप्ड एरिया बना है, डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन वहाँ पे फास्टर आया, बहुत सारे लोग वहाँ पे ज़्यादा ट्रेड करने आए हैं ट्रेडिशनली, तो इसीलिए सदर्न स्टेट्स जो हैं वहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है। जनरल से हम पर्टिकुलर में गए हैं, और ये कैसे याद रहेगा कि इंडक्टिव वाला पर्टिकुलर से जनरल है या डिडक्टिव वाला पर्टिकुलर से जनरल है? तो देखो, हम डी ऐसे बनाते हैं और जी ऐसे बनाते हैं, राइट? डी ऐसे एंड जी ऐसे। डिडक्टिव इज फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, बाकी बचा इंडक्टिव विच इज पर्टिकुलर टू जनरल। सिंपल, ठीक है। और ज्योग्राफी क्या होना चाहिए? क्या वो जनरल होना चाहिए या मतलब इंडक्टिव होना चाहिए या डिडक्टिव होना चाहिए? ज्योग्राफी, ज्योग्राफी शुड बी बैलेंस ऑफ दैट, राइट? तो जब भी हम ज्योग्राफी में बैलेंस की बात करते हैं तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, सिंथेसिस, मिडल पाथ। क्यों बताया? कहीं पर लिखा आएगा कि भाई ये जो जोग्राफर है, ही वॉज ड्रॉइंग सिंथेसिस फ्रॉम दिस टॉपिक। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिंथेसिस नाउ? इट मीन्स बैलेंस, मिडल पाथ, ठीक है, मिडल पाथ, क्लियर? अब हम जरा थोड़ा सा जरा ये टॉपिक देखें। व्हाट इज द टॉपिक हियर इज एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म। ये डिटर्मिनिज्म है, डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या होता है? या व्हाट इज डिटर्मिनिज्म? डिटर्मिनिज्म जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? डिटर्मिनिज्म क्या होता है? टेल मी व्हाट इज डिटर्मिनिज्म। कोई चीज को डिटरमाइन करने वाला फिनोमेना, राइट? कहीं भी आईएसएम लास्ट में आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? फिलोसफी। कहीं पर पीछे आईएसएम आ जाए, डिटर्मिनिज्म, इज्म, इज्म वर्ड कहीं ना कहीं फिलोसफी से रिलेट करता है। चलो ये छोड़ो, डिटर्मिनिज्म का मतलब देयर इज नो फ्री विल, यानी कि कोई ना कोई चीज, कोई चीज हो रही है तो वो किसी और की वजह से हो रही है, अपनी मर्जी से नहीं हो रही। कोई मतलब अगर एक फिनोमेना ए हो रहा है, राइट, अगर मैं बोलूं कि एक फिनोमेना ए हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बी हो रहा है, अगर बी नहीं होता तो ए भी नहीं होता। दैट इज, कोई फ्री विल नहीं है, देयर इज नो फ्री विल, अपनी मर्जी से काम नहीं हो रहा। एक इवेंट हो रहा है, उस इवेंट को होने का एक प्रीरियर कॉज है, और ये कॉज हमेशा एक्सटर्नल होगा, यानी कि कोई कॉज है, उस कॉज की वजह से वो इफेक्ट हो रहा है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। और ये जो रीजन होगा, फॉर एग्जाम्पल बी की वजह से ए हो रहा है, तो जो ये बी है, जितने भी बी होंगे वो सारे क्या होंगे? एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे। अगर कोई काम इन्वायरमेंट की वजह से हो रहा है तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। कोई काम अगर इकोनॉमी की वजह से हो रहा है तो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। कल्चर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है कि भाई कल्चरल में कुछ 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 चीजें हुई हैं, उसकी वजह से कुछ हो रहा है, राइट? दैट इज व्हाट, दैट इज कल्चरल डिटर्मिनिज्म।
तो अगर अब ज्योग्राफी में जनरली हम क्या पढ़ रहे होते हैं? ज्योग्राफी में हम जनरली ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप पढ़ रहे होते हैं, राइट? ये वाले जो फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, फिजिकल, ये फैक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा फैक्टर इंपॉर्टेंट कौन सा है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ऑब्वियसली दैट इज फिजिकल फैक्टर्स, राइट? तो अगर कहीं ज्योग्राफी की किताबों में सिर्फ डिटर्मिनिज्म लिखा हो या ज्योग्राफिकल डिटर्मिनिज्म लिखा हो, उसका मतलब इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ही होता है। उसका मतलब इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी होता है। ठीक है, तो डिटर्मिनिज्म एज अ वर्ड का मतलब क्या है? कि कोई फ्री विल नहीं है, यानी कि अगर कोई काम ए हो रहा है तो उसके होने का कोई ना कोई एक एक्सटर्नल रीजन बी होगा। अगर वो एक्सटर्नल रीजन बी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अब डिटर्मिनिज्म वर्ड जो है, इस डिटर्मिनिज्म वर्ड का उल्टा होता है वॉलंटरिज्म। वॉलंटरिज्म, खैर ये हमारे सिलेबस में नहीं है बट फिर भी वर्ड्स पता होने चाहिए। वॉलंटरिज्म, वॉलंटरिज्म यानी कि ह्यूमन बीइंग्स अपनी डेस्टिनी को खुद कंट्रोल कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल कॉज नहीं है, वॉलंटरी काम चल रहा है, जो करना है कर रहे हैं, नहीं करना नहीं कर रहे। लेकिन ज्योग्राफी में हम वॉलंटरिज्म को नहीं पढ़ते। ज्योग्राफी में जो हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं पॉसिबिलिज्म को। हमारे लिए डिटर्मिनिज्म का उल्टा जियोग्राफी में क्या होगा? पॉसिबिलिज्म होगा। क्या होगा? पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म यानी कि एक मिडल पाथ लेना। इन्वायरमेंट सिर्फ आपको पॉसिबिलिटीज दे रहा है और ह्यूमंस अपने कल्चर, अपनी टेक्नोलॉजी और अपने चॉइस के अकॉर्डिंग उन पॉसिबिलिटीज में से चूज कर रहा है चीजों। ठीक है, अब पॉसिबिलिज्म मैंने बताया क्या है? ये एक मिडल पाथ है। क्या है? एक मिडल पाथ। पॉसिबिलिज्म डेवलप किया था विडाल ने, विडाल दे ला ब्लाश। ठीक है, विडाल ने डेवलप किया था पॉसिबिलिज्म। लेकिन जो विडाल के फॉलोअर्स थे वो एक्सट्रीमिस्ट बन गए। मतलब विडाल का मतलब था कि पॉसिबिलिज्म एक मिडिल पाथ होगा, एक मॉडरेट इनका आइडिया था, राइट? लेकिन जो इनके फॉलोअर्स थे वो बन गए एक्सट्रीमिस्ट। भाई बिल्कुल ही अपोजिट का, मतलब डिटर्मिनिज्म का बिल्कुल अपोजिट पॉसिबिलिज्म। विडाल के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिज्म वाज कि भाई इन्वायरमेंट पॉसिबिलिटीज दे रहा है पर ह्यूमन बींग्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने कल्चर टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उनको चूज कर रही है। बट जो विडाल के कुछ फॉलोअर्स थे वो एक्सट्रीम पॉसिबिलिज्म को फॉलो करने लग गए थे कि इन्वायरमेंट पॉसिबिलिटीज दे रहा है, उनको यूज करो, अपॉर्चुनिटीज खत्म। जैसे रशिया में हुआ, रशिया में पॉसिबिलिज्म ही तो था। वहाँ पे लोग इतनी, जो उनका क्लाइमेट है जिस हिसाब से वो डेवलप्ड है वो नहीं हो पाता। तक लोगों के दिमाग में ये थिंकिंग नहीं डाली गई कि भाई दिस इज द इन्वायरमेंट यू वांट टू लिव, यू हैव टू लिव इन, एंड दिस इज व्हाट यू वांट टू प्रोग्रेस इन। इस इन्वायरमेंट में ही उनकी जो विल पावर है वो स्ट्रॉन्ग कराई गई, तभी जाके वो ऐसे इन्वायरमेंट में भी इतने सक्सेसफुल डेवलप्ड रहे हैं। ठीक है, इज दिस पॉइंट वेरी क्लियर? ठीक है, अब मैं एक बता रही हूँ हिस्ट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। वेट अ मिनट, लेट मी रिमूव। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई डोंट नो ये वो क्यों नहीं कर रहा है। हम्म, ओके। सो एक एक टाइमलाइन है। जब आप ये फाउंडेशंस वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो वो टाइमलाइन आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। ठीक है, इतनी मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने आपको क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन बताया था, ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन बताया था, जहाँ पे अ, हमारा बेसिकली प्लेस का कंसेप्ट इम्पोर्टेंट हुआ था, तो थोड़ा सा वो टाइमलाइन है। बहुत बार ये टाइमलाइन आएगी इस यूनिट में, आगे भी, तो समझनी चाहिए आपको। पहले है एंशियंट पीरियड। डिटेल में तो कराऊंगी नहीं इसको, बेसिक बता रही हूँ क्योंकि इतना डिटेल में है नहीं आपका। इन्वायरमेंटलिज्म एंड पॉसिबिलिज्म ही है तो वही डिटेल। तो ज्योग्राफी एक काफ़ी ओल्डेस्ट डिसिप्लिन है। अब ज्योग्राफी एंशियंट पीरियड में सबसे पहले मतलब कहाँ पे आई थी? तो जनरली माना जाता है ग्रीको रोमन पीरियड, यानी कि ग्रीक जोग्राफर्स थे और रोमन जोग्राफर्स थे हमारे एंशियंट पीरियड।
फिर एंशिएंट पीरियड के बाद आपका आता है मेडिवियल पीरियड। मेडिवियल पीरियड जनरली हम 7 से 12 सेंचुरी के बीच में देखते हैं। यहाँ पे आपके अरेबिक एंड आपके पर्शियन जोग्राफर्स थे। मेडिवल पीरियड जो है, जो ये पीरियड है 7 से 12 सेंचुरी का, इसको यूरोप में डार्क एजेस कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे चर्च सुप्रीम था और साइंटिफिक स्टडीज के अगेंस्ट था। जो पुराने पीरियड की किताबें थी, यानी कि जो ग्रीक और रोमन पीरियड की, एंशियंट पीरियड की किताबें थी, उनको जला रहे थे यहाँ पे। तो इस्लाम एज अ रिफॉर्म आइडिया यहाँ पे आया, जिसने ग्रीक रोमन जोग्राफर्स की एंशियंट किताबों को प्रिजर्व किया और उसको अरेबिक में और पर्शियन में ट्रांसलेट किया इस टाइम पीरियड। ठीक है, मेडिवियल पीरियड। फिर मेडिवियल के बाद आता है रेनेसॉ पीरियड। रेनेसॉ मीन्स अ न्यू एज, राइट, द एज ऑफ डिस्कवरी। ये वाला जो पीरियड है यूरोप में, ये था डार्क एजेस का पीरियड। क्या क्या हुआ मैंने बताया आपको। इसके बाद ये रेनेसॉ पीरियड आया, एज ऑफ डिस्कवरी। क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट कल्चर जो है वो आने लग रहा था, राइट, रेनेसॉ का पीरियड। एंड देन इट वाज योर क्लासिकल पीरियड। कौन सा पीरियड? क्लासिकल पीरियड। तो आपका मिड 17th से मिड 18th सेंचुरी के पीरियड। क्लासिकल पीरियड क्यों? क्लासिकल इज समथिंग जो कभी पुराना नहीं होता, उसका रेलेवेंस हमेशा से है। क्लासिकल पीरियड के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे जोग्राफर्स हैं, एक तो वेरेनियस और एक इमैनुअल कांट। सरनेम है वेरेनियस भी, ठीक है। पढ़ेंगे इसको, मतलब डिटेल में पढ़ने की जरूरत तो सिलेबस में नहीं है, बट ठीक है, बस इतना समझो क्या हो रहा था। ये नाम नहीं याद रहे कोई बड़ी बात नहीं। बस ये देखो, एंशियंट पीरियड था, वहाँ पे ग्रीको रोमन जोग्राफर से, मेडिवल पीरियड था, अरेबिक पर्शियन थे, रेनेसॉ पीरियड आया, फिर क्लासिकल पीरियड आया। क्लासिकल पीरियड के बाद आपका आया प्री मॉडर्न पीरियड। प्री मॉडर्न पीरियड था 18th से मिड 18 से मिड 19 सेंचुरी। यहाँ पे नॉलेज एग्जिस्ट कर रही थी, अब साइंस बनने लग गया था हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। जोग्राफर्स थे यहाँ पे जैसे हमबोल्ट और रिटर, राइट, हमबोल्ट और रिटर। के बारे में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटलिज्म में, इसमें तो ये नाम रख लेना। अभी नहीं याद है तो ठीक है, वैसे देखो, दो नाम यहाँ याद रखने, दो नाम यहाँ याद, कोई बड़ी बात नहीं। एंशियंट पीरियड आया, ग्रीक रोमन थे। मेडिवल पीरियड आया, डार्क एज का, अराबिक पर्शियन थे। रेनेसॉ पीरियड आया, फिर क्लासिकल पीरियड आया, वेरेनियस और कांत इंपॉर्टेंट थे। प्री मॉडर्न पीरियड आया, जहाँ पे साइंटिफिक बना रहे थे हम सब्जेक्ट को, वहाँ पे हमबोल्ट और रिटर जो है, कार्ल रिटर, ये आए थे। एंड देन इन द मॉडर्न पीरियड, दैट इज फ्रॉम द मिड 19th से अभी तक का जो पीरियड चल रहा है वो मॉडर्न पीरियड है। यहाँ पे जर्मन स्कूल, फ्रेंच स्कूल, अमेरिकन स्कूल, ब्रिटेन स्कूल, रशियन स्कूल, ये सारे स्कूल्स जोग्राफर्स के यहाँ पे। अमेरिकन स्कूल में फिर रीजनल अप्रोच हमारा फेमस हो गया था, रिचर्ड हार्ट्स और कार्ल सॉयर का। ये डिटेल में आगे देखेंगे, अभी जो मोटा मोटा समझ रहा है वो समझ। तो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जब आया 1950s 1960s के टाइम पे, वहाँ पे सिस्टमैटिक अप्रोच की तरफ शिफ्ट था एंग्लो अमेरिकन स्कूल्स में, ठीक है। फिर क्राइसिस पीरियड आया, तो जनरली देखो क्या हुआ, पहले क्यूआर आया, रेवोल्यूशन हुआ, रेवोल्यूशन के बाद क्राइसिस पीरियड आया। क्राइसिस पीरियड मतलब लेट 1960s में आया। क्राइसिस पीरियड का मतलब कि अब जो एक क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन है, इसकी रेलेवेंस खत्म हो रही है और इसके अगेंस्ट लोग उठ रहे हैं। एक नया आएगा, उसको हम कहते हैं सोशल रिलेवेंस मूवमेंट। सोशल रिलेवेंस मूवमेंट कि अभी ये लोग बोल रहे हैं कि ज्योग्राफी को सिर्फ एक साइंटिफिक सब्जेक्ट मत बनाओ। सोशल रिलेवेंस मूवमेंट जो है वो आई यहाँ पे कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो सोसाइटी के मैटर्स में भी इम्पोर्टेंस दिखाए, सोशल रिलेवेंस उसकी हो। तो इन्वायरमेंटलिज्म जैसे कंसेप्ट, वेलफेयरलिज्म जैसे कंसेप्ट, मार्क्सियन और रेडिकलिज्म जैसे कंसेप्ट यहाँ पे आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद ह्यूमनिस्टिक मूवमेंट डेवलप हुआ, तो क्यूआर, ये सोशल रेलेवेंस मूवमेंट, फिर ह्यूमनिस्टिक मूवमेंट, ठीक है। बिहेवियरल और ह्यूमनिज्म ये सब यहाँ पे, फिर फेमिनिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म, ठीक है। ये इतना पता होना चाहिए। अब जो टॉपिक है हमारा बेसिकली इन्वायरमेंटलिज्म का, वो टॉपिक मैं करा देती हूँ। गिव मी अ मिनट, मैं सर्च कर लूँगा। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन अभी तो नहीं बता रही, जो सिलेबस में लिखा हुआ है ना, मैं एग्जैक्टली वही बताऊंगी आप लोगों को, नो इश्यूज विद दैट। बिकॉज बहुत कुछ है, बिहेवियरल ज्योग्राफी है, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी है, टाइम ज्योग्राफी, बिहेवियरल मैट्रिक्स, गेम थ्योरी एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर। जो यूनिट में लिखा है
मैं डायरेक्टली वही बताऊँ. For that you need to just wait for a minute because I need to out. Yes. So environmentalism. Okay. डिटर्मिनिज्म बताया था मैंने, यानी कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड ओके, लेट अस बिगिन नाउ. ये मोटा मोटा जो है आई होप समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब मेन जो यूनिट 2 है वो स्टार्ट होती है. लेट्स डू दिस नाउ. यस, सबसे पहले देखते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को. बस सुनते जाओ कान खोल के ध्यान से, स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पहली बहुत ही. ओके, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इज द ओल्डेस्ट थ्योरी ह्यूमन ज्योग्राफी में. ठीक है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म यानी कि इन्वायरमेंट डिटरमाइन करती है कि ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे, यानी कि नेचर जो है वो कंट्रोल करता है ह्यूमंस को. नेचर ह्यूमंस को कंट्रोल कर रहा है मतलब क्या, ह्यूमन के एक्शंस को, ह्यूमन की लाइफ को, ह्यूमन के कल्चर को, ह्यूमन के बिहेवियर को, ह्यूमन की इकोनॉमी को. तो ये सारी चीजें हैं, ये कौन डिटरमाइन कर रहा है, इन्वायरमेंट डिटरमाइन कर रहा है. इन्वायरमेंट डिटरमाइन कर रहा है मतलब क्या, क्लाइमेट, टेरेन, सॉइल, ये सब डिटरमाइन कर रहा है. इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो मैं बोलूँगी कि जो मैन है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नेचर. मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचर. तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के अकॉर्डिंग जो इन्वायरमेंट है वो डिटरमाइन करता है कि किस तरीके की लाइफ जो लोग हैं वो जिएंगे. ठीक है, तो बेसिक आइडिया यही है कि जो लोग डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल इन्वायरमेंट्स में रहते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट हैबिट्स होंगी, वो डिफरेंट तरीके से दिख रहे होंगे, उनकी डिफरेंट एटीट्यूड होंगी, उनका लेवल ऑफ सिविलाइजेशन अलग अलग होगा. तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, स्पेशली जो क्लाइमेट है, वो एक बहुत पावरफुल फोर्स है जो ह्यूमन की सोसाइटीज़ को शेप करता है. ह्यूमन का फ्रीडम लिमिटेड है, जो इन्वायरमेंट है उसका दबदबा ज़्यादा है. ह्यूमन के एक्शंस जो हैं वो अपनी मर्जी के नहीं है, वो इन्वायरमेंट कंडीशंस के रिस्पॉन्स में है. तो ह्यूमन का जो एक्शन है दे आर नॉट द फ्रीडम बट इट इज़ द ह्यूमन एक्शंस आर नॉट द फ्रीडम्स बट द रिस्पॉन्सेज टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस. ठीक है, तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो है ये, जब मैंने बताया तुम्हें ग्रीको रोमन पीरियड जो एंशियंट टाइम पे आया उस टाइम पे फेमस था, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि भाई बताया था ना मैंने कि एंशियंट टाइम पे जो वो जो जोग्राफर है जो देख रहे हैं वो उसी को अपनी जोग्राफिकल स्टडीज में मान रहे हैं. तो डिस्क्रिप्टिव तरीका था काफी ज्यादा. राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ हिपोक्रेट्स की या एरिस्टोटल की, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. पहले एरिस्टोटल एंड हिपोक्रेट्स, ये दोनों अर्लीस्ट इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट थे. ठीक है, अब इन्होंने बोला था हिपोक्रेट्स ने कि जो क्लाइमेट है वो लोगों के जो फिजिक है और जो उनका टेम्परामेंट है उसको भी डिटरमाइन करता है. ठीक है, जैसे लोग जो कोल्ड रीजन्स में है वो स्ट्रांग है लेकिन डल रहेंगे, जो वार्म रीजन्स में है वो लोग एक्टिव होंगे बट शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे. ये बात किसने बोली थी, ये बात बोली थी हिपोक्रेट्स. मतलब मोटा मोटा तो आपको पता है यार डिटर्मिनिज्म क्या है, पॉसिबिलिज्म क्या है. राइट, जो ह्यूमंस हैं, ओके, दे मूव फ्रॉम द स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ फ्रीडम. यानी कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में ह्यूमन बींग्स कौन सी स्टेट में है, दे आर इन द स्टेट ऑफ नेसेसिटी. यानी कि जो इन्वायरमेंट बोल रहा है ये वही कर रहे हैं, अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर रहे. लेकिन जब हम पॉसिबिलिज्म को पढ़ते हैं, पॉसिबिलिज्म में हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं ह्यूमन बींग के पास, तो उनके पास थोड़ा सा फ्रीडम भी है. तो दिस इज द स्टेट ऑफ फ्रीडम. तो ये एनसीईआरटी की लाइन है कि environmental determinism is of human beings are in the state of necessity while in possibilism the human beings are in the state of freedom. पॉसिबिलिज्म डिटेल में करेंगे, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और डिटेल में करेंगे, बट समझो चीज को क्या, राइट. जो इंटरेक्शन है बिटवीन द प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर उसको इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोला गया है. जो उस टाइम पे ह्यूमन सोसाइटी थी बिल्कुल ट्रेडिशनल प्रिमिटिव एंशियंट, और जो नेचर के इतने तगड़े स्ट्रॉन्ग फोर्सेस थे, इनके बीच में जो इंटरेक्शन था ना उसको इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोला गया है. समझ में आई बात. ये भी एनसीईआरटी की लाइन थी.
डिटर्मिनिज्म, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एक तरीका है ये सोचने का जो ये एज्यूम करता है। डिटर्मिनिज्म क्या है वो बता रही हूँ मैं फिलहाल आपको। डिटर्मिनिज्म में बताया था ना, देयर इज नो फ्री विल। तो डिटर्मिनिज्म एक तरीका है सोचने का कि एक सिचुएशन जो है अगर वो हो रही है तो वो किसी और प्रीवियर कॉज की वजह से हो रही है। ठीक है, पहले भी ये माना जाता था जब थियोलॉजिकल सोसाइटीज थी, जब रिलीजन के बेस पे सोसाइटीज चलती थी, तब भी ये चीज मानी जाती थी यार अगर ये चीज हो रही है तो वो इस रीजन से हो रही है। लेकिन अब इसको हम साइंस से जोड़ने लग गए। अगर कोई एक चीज हो रही है तो उसके पीछे होने का कुछ ना कुछ लॉजिक, कुछ ना कुछ साइंटिफिक कुछ ना कुछ होगा पक्का। सिंपल डिटर्मिनिज्म, आई डिटर्मिनिज्म के लास्ट में क्या है, ISM, यानी कि कोई फिलोसफी है। तो डिटर्मिनिज्म की डेफिनेशन नहीं आएगी बट बता रही हूँ सिंपल। इससे क्या होता है ना, आइडिया बन जाता है दिमाग में कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम डिटर्मिनिज्म वाले टॉपिक को पढ़ रहे हैं। और डिटर्मिनिज्म क्या होता है, जब कोई फ्री विल नहीं है, राइट, जिसमें जो एक्सटर्नल रियलिटीज है उसकी वजह से कोई चीज हो रही है। अब एक्सटर्नल चीजें जो है, एक्सटर्नल रीजंस की वजह से कोई एक चीज घटित हो रही है। अब अगर वो एक्सटर्नल रीजन इन्वायरमेंट है तो उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अगर वो एक्सटर्नल चीज कल्चर और इकोनॉमिक चीज है जिसकी वजह से कोई और घटना घट रही है, तो दैट इज कल्चरल एंड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या है, एक जोग्राफिकल स्टडी का तरीका है इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जैसे क्लाइमेट, लैंडफॉर्म, रिवर, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, वो कैसे ह्यूमंस की लाइफ को ऑर्गेनाइज कर रहा है, कैसे ह्यूमन की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है और उसको डिटरमाइन कर रहा है, चाहे वो लोगों की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो। अब इन्वायरमेंट जिस जगह पे जैसा है उस जगह पे वैसी ही तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होगी, उस जगह पे वैसी ही तो रिलीजियस बिलीव्स होंगे। तो इसको हम जोग्राफिकल फिलोसफी, जोग्राफिकल डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्लीस्ट एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट कौन थे, एरिस्टोटल और हिपोक्रेट्स, सॉरी। ठीक है, अब एक है फ्रेडरिक रेड्जल कौन, ये नाम याद होने चाहिए, फ्रेडरिक रेड्जल तो फ्रेडरिक रेड्जल जो है ये इसी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के, या हम साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म भी बोल सकते हैं इसको, इसके फाउंडर थे। रेड्जल जो है ये अपनी इनकी एक किताब है एंथ्रोपोजियोग्राफी 1, एंथ्रोपोजियोग्राफी 1, उसके अंदर ये इसकी बात करते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के कंसेप्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली ना क्या बोलते हैं कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो है, बेसिकली इन्वायरमेंट जो है वो एक ह्यूमन की कैसी सोसाइटी है, कैसा कल्चर है, उसको डिटरमाइन करती है। ठीक है, और एक ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट देते हैं ये फ्रेडरिक रेड्जली। बेसिकली इनकी जो थिंकिंग है ना वो बेस्ड रहती है न्यूटन के कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे न्यूटन ये मानते थे कि भाई कुछ भी रैंडमली नहीं हो रहा, हर चीज़ से कुछ होने का कुछ लॉजिक है, कुछ रीज़न है, ऐसे ये मानते थे। और इस टाइम पे जब ये थे फ्रेडरिक रेड्जल, वहाँ पे डार्विन की थ्योरी भी आई थी, डार्विन्स एवोल्यूशनरी थ्योरी। इसमें डार्विन ने बोला था जो स्पीशीज है वो कहीं भी रह रही है तो नेचुरल सिलेक्शन से रह रही है। कि अगर कैक्टस है वो राजस्थान में क्यों है, तो वो नेचर की वजह से वहाँ पर है कि उसको ऐसा नेचर चाहिए तो इसलिए वो वहाँ पे हो गया, या ऐसा नेचर वहाँ राजस्थान में है तो वहाँ पे कैक्टस है, इस टाइप से। तो दैट इज डार्विन की एवोल्यूशनरी थ्योरी। इन दो थ्योरीज पे फ्रेडरिक रेड्जल के आइडियाज बेस्ड थे, और इसीलिए इन्होंने स्टेट को, यानी कि एक एरिया को, एक कंट्री को, एक जगह को लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट किया। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है, इवॉल्व होता है, वैसे ही एक जगह, एक प्लेस, एक लैंड इवॉल्व होती है, उस लैंड पे जो फीचर्स हैं वो इवॉल्व होते हैं। जो ये ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट है वो ये लेके आए। ठीक है, फिर इनकी एक एंथ्रोपोजोग्राफी वॉल्यूम 1 एंड एंथ्रोपोजोग्राफी वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 2 में लिखते हैं ये कि इन्वायरमेंट एक स्टेज है और ह्यूमंस उस पर एक्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं और कल्चर्स क्रिएट कर रहे हैं। ये मानते थे कि जो नेचुरल स्पेस है वो डायरेक्टली ह्यूमन कमोडिटीज को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, मतलब इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की थ्योरी इनकी थी, बट थोड़े से ये ही वाज क्वेश्चस, राइट, बिल्कुल एक्सट्रीम नहीं थे ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की थ्योरी।
नुआंस्ड अप्रोच थी इनकी, ठीक है। फिर यहीं से जो नुआंस्ड अप्रोच लेके चले हैं कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के कंसेप्ट को ये इतना एक्सट्रीम में लेके नहीं चले थे, इस वजह से यहाँ से फिर जो ब्लाश है उनका पॉसिबिलिज्म का जो आइडिया है वो भी आगे चल के आता है, ठीक है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट हम इसमें बोल सकते हैं पर्सन, दैट इज एलन चर्चिल सेम्पल। एलन चर्चिल सेम्पल, तो शी इज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, बिल्कुल एक्सट्रीम वाली, ठीक है। ये जो है फ्रेडरिक रेटजेल की ही स्टूडेंट है, यूएस की यूनिवर्सिटीज में ये पढ़ाया करती थी, ठीक है। रेटजेल की जो पहली वॉल्यूम है एंथ्रोपोजोग्राफी वॉल्यूम 1, उसको उन्होंने पढ़ा है, उस पर अपने व्यूज लिखे हैं, बट वॉल्यूम 2 को नहीं, इन्होंने ऐसे इग्नोर करा, उसको नहीं पढ़ा। यूएस की ज्योग्राफी में इनका बहुत बड़ा रोल है एलन चर्चिल सेम्पल का। इन्होंने किताबें भी लिखी हैं, अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशंस, और एक किताब और है इनकी, इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्होंने ये देखा कि जो इन्वायरमेंट है वो कैसे ह्यूमन की लाइफ को इम्पैक्ट करता है, उसके 4 बेसिकली वेज निकाले। कि पहले कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है, ठीक है। इन्वायरमेंट जो है वो कल्चरल एस्पेक्ट्स को भी इम्पैक्ट करता है, जैसे रिलीजन है, लिटरेचर है, मोड्स ऑफ थॉट है, ये सब, ठीक है। जैसे एस्किमोज है, एस्किमोज जो होते हैं, अगर उनके सामने आप हेल बोलो तो हेल का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे डार्कनेस और कोल्ड है बहुत लंबे समय तक, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, 6 महीने लंबी पोलर नाइट्स होती है, राइट। लेकिन अगर मैं आपको हेल बोलूँ तो व्हाट डज इट मीन, स्वर्ग का उल्टा, राइट। इन्होंने जो है निर्वाणा को एज अ स्टेट माना, जहाँ पे सारी फिजिकल एक्टिविटीज हो रही है एनवायरमेंटल हार्डशिप, यानी कि हमारे लिए निर्वाणा क्या है, फॉर एनी जैन पर्सन और फॉर अस एज वेल, निर्वाणा इज व्हाट, नो, राइट। बट इनके लिए निर्वाणा एक ऐसी स्टेट थी जहाँ पे सारी फिजिकल एक्टिविटी सीज कर जाती है और इन्वायरमेंटल हार्डशिप्स वहाँ पे होती है। अब इनका जो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट बताया है इन्वायरमेंट का, इसका क्रिटिसिज्म भी हम ऑब्वियसली लिख सकते हैं। कंज्यूमरिज्म आजकल चल रहा है, राइट। अब कोई भी मतलब साइकोलॉजिकल इफेक्ट में मतलब ये बोलते हैं कि एक जगह का लोग का कल्चर एक जैसा होगा और दूसरे जगह के कंपैरिजन में अलग होगा, बट कंज्यूमरिज्म में तो ऐसा नहीं रहा। जीन्स वेस्ट में भी पहनी जाती है, जीन्स इंडिया में भी पहनी जाती है, राइट। फिर है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, क्लाइमेट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अल्टीट्यूड, इससे जो है एक एरिया के लोगों का स्टैचर, स्किन कलर, हेयर कलर, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो है डिफर करेंगी, बट इसके अगेंस्ट भी क्रिटिसिज्म आज हमें मिल गया, क्या, क्लोनिंग, राइट। फिर ये बोलते हैं कि इन्वायरमेंट का, ये बोलती हैं फिर कि इन्वायरमेंट का इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट क्या है, कि भाई बेसिक रिसोर्सेज जिस जगह पे हैं वहाँ पे उतनी इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल स्टेपी रीजन जो है वहाँ पे क्लाइमेट ड्राई है तो एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए वहाँ पे पेस्टोरल नोमैडिज्म है, यानी कि इन्वायरमेंट की वजह से वहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतनी है। बट इसका भी क्रिटिसिज्म आज हम देख सकते हैं, जापान, राइट। जापान माउंटेनियस कंट्री है, लेकिन जो इन्वायरमेंट की लिमिट है उन्होंने उसको ओवरकम किया, खुद को इतना इंडस्ट्रियलाइज बना दिया। इसराइल की बात करें तो वहाँ पे नुगेव डेजर्ट है, लेकिन कनात इरिगेशन सिस्टम यूज करके उन्होंने वहाँ पे एग्रीकल्चर भी इतना अच्छा खासा कर लिया है। फिर इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन मूवमेंट, इन्वायरमेंट के ह्यूमन मूवमेंट में क्या इम्पैक्ट है, तो इन्वायरमेंट जो है वो रूट्स बनाता है, जैसे रिवर्स है, इन्वायरमेंट रूट्स बनाता है और इन्वायरमेंट ही बैरियर बनाता है। रूट्स जैसे कि रिवर बना दी इन्वायरमेंट ने, बैरियर जैसे माउंटेन आ गया, कहीं डेजर्ट आ गया, ओशन आ गया, उससे ह्यूमन माइग्रेशन इन्फ्लुएंस रहती है। बट इसका भी क्रिटिसिज्म है, टेक्नोलॉजी आ गया, टेक्नोलॉजी हैज लेड टू द कंप्रेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस, राइट। तो सैंपल का जो रेडिकल इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, मतलब बिल्कुल रेडिकल इन्वायरमेंटलिज्म जो है, बिल्कुल रेडिकल थॉट्स हैं इनके। रेडजल के थोड़े ही वाज क्वेश्चस, राइट, बिल्कुल एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म नहीं थे, पर मैंने बताया था ना कि फॉलोअर्स जनरली एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, तो डेवलपर होते हैं किसी थ्योरी के वो जनरली मॉडरेट्स होते हैं, राइट। तो सैंपल ने बोला था कि मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, द अर्थ हैज मदर्ड हिम, फेड हिम, सेट हिम टास्क, डायरेक्टेड हिज थॉट्स एंड कन्फ्रंटेड हिम विद डिफिकल्टीज, शी हैज एंटर्ड इनटू हिज बोन एंड टिश्यू, इनटू हिज माइंड एंड सोल, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इन्होंने बोला कि इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। एक एग्जाम्पल ये खुद देती हैं कल्चरल परसिस्टेंस का, ये बोलती है कि जो एंग्लो सैक्सन ट्राइब है कैन
कैंटकी माउंटेन्स में, राइट, सदर्न यूएसए में माउंटेन्स हैं, वहाँ पे माउंटेन्स में भी एंग्लो सैक्सन लोग बहुत पुराने टाइम से रह रहे हैं और आज भी उनका कल्चर जो है वो प्रिजर्व्ड है इन स्पाइट ऑफ इतना इन्वायरमेंटल डिफरेंसेस आसपास के एरिया में यूएसए के। तो इन्होंने क्या बोला है, इसको एक इंडिस्टिंग्विशेबल एक्सीलेंस बोला है। क्या एक्सीलेंस है ये? एक कंसिडरेशन इन्होंने ये भी लिया है, फ्लेक्सिबिलिटी, हल्की सी लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी अपने डिटर्मिनिज्म के कंसेप्ट में इन्होंने भी रखी है। फिर है एल्सवर्थ हंटिंगटन। ओके, सो इनकी बुक थी द पल्स ऑफ एशिया, और ये जो है बेसिकली विलियम मॉरिस डेविस के स्टूडेंट हैं। चलो पहले विलियम मॉरिस डेविस देखते हैं। विलियम मॉरिस विलियम मॉरिस डेविस जो हैं ये जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे। ये एलन चर्चिल सैंपल के क्लोज एसोसिएट फ्रेंड थे। ठीक है, इन्होंने इवोल्यूशनरी आइडियाज को ज्योग्राफी में लेके चला, कैसे लैंड फॉर्म्स का इवोल्यूशन हो रहा है जियोलॉजी, एंड कैसे लिविंग फॉर्म्स का इवोल्यूशन हो रहा है बायोलॉजी। साइकिल ऑफ इरोजन हम पढ़ेंगे आगे फिजिकल ज्योग्राफी में, वो इन्होंने जो है डेवलप करी थी। डार्विनियन थ्योरी लेके आए थे ये ऑब्वियसली, और ये मानते थे कि जो फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी है उनको अलग अलग ब्रांचेस नहीं होनी चाहिए यार, जब दोनों सब्जेक्ट आपस में इंटरकनेक्टेड हैं तो ऐसे ब्रांचेस में मत डिवाइड करो ज्योग्राफी को, ये बोलते थे। साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म के फॉलोअर थे ऑब्वियसली। इन्होंने जो एक कंसेप्ट डेवलप किया विलियम मॉरिस डेविस ने वो कंसेप्ट था ऑन्टोग्राफी का। ठीक है, ऑन्टोग्राफी का यानी कि रिलेशनशिप हम देखेंगे बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक फैक्टर्स यानी कि इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिक फैक्टर्स यानी कि ह्यूमंस, इनके बीच का रिलेशनशिप हमें देखना चाहिए ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी का जो फील्ड है, सब्जेक्ट है, उसको अलग अलग मत बनाओ। ठीक है, तो एक और व्यू है, पर्सपेक्टिव है, इसको एक फेवर करते थे, वो है लियो लमार्कियन व्यू। इस व्यू के ये फॉलोअर थे, सपोर्टर थे। ये व्यू क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ट्रेट्स अगली जनरेशन में पास करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ पर्सन, उससे कुछ ट्रेट्स हैं बिकॉज ऑफ द लाइफ एक्सपीरियंसेस और द सोसाइटी ही और शी इज लिविंग इन, उसकी डेथ के बाद उसके चिल्ड्रन, मतलब डेथ के बाद क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब उसके चिल्ड्रन में भी वही ट्रेट्स रहेंगे, राइट। तो इसको इस व्यू को कहते हैं लियो लमार्कियन व्यू। ये विलियम मॉरिस डेविस इस व्यू को सपोर्ट करते हैं। अब विलियम मॉरिस डेविस के ही बेसिकली डिसाइपल है, स्टूडेंट है, एल्सवर्थ हंटिंगटन। उन्होंने बोला कि ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट कंडीशंस दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन कैरेक्टर एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ। तो इन्होंने ही बोला था, इन्होंने भी बोली थी ये चीज़ कि यार टेम्परेट क्लाइमेट में जो लोग हैं वो इंटेलिजेंट हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में लोग जो हैं वो बैकवर्ड हैं, लेजी पीपल हैं। तो दिस इज अबाउट योर इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अब अगर इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पे क्वेश्चन आता है तो क्या हम इतने लिखेंगे कि यार ये डेफिनेशन है और ये इसके लोग हैं? नहीं, कुछ क्रिटिसिज्म भी लिखेंगे। जैसे अब अगर मैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, देखो आपको मैंने बता दिया, अब अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं इसको किस तरह से लिखेंगे वो मैं फटाफट बता देती हूँ। डेफिनेशन लिखेंगे आप, ठीक है, फिर आप ये जो इसके मेन जो जोग्राफर्स हैं उनके बारे में लिखेंगे, दो दो तीन तीन लाइन, ये वाली लाइन लिख सकते हैं। फिर ये आप उसके बाद इसका क्रिटिसिज्म लिखेंगे, क्रिटिसिज्म के बाद आप लिखेंगे यहाँ से पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट आने लग गया और एक स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट आया था। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। क्रिटिसिज्म की अगर बात करूँ तो इस कंसेप्ट का क्रिटिसिज्म यूरोप में भी हुआ, ठीक है, और जो इस डिटर्मिनिस्टिक सर्कल्स के लोग थे उनके विदिन भी हुआ। मतलब यूरोप में कुछ लोग थे, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज करा, और इनडिटर्मिनिस्टिक सर्कल्स यानी कि जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के को फेवर करते थे उन लोगों ने भी इसको क्या करा, क्रिटिसाइज करा। तो उन लोगों में से इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट्स में से एक थे ग्रिफिथ टेलर, जिन्होंने स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट ये लेके आए। इनकी बुक थी ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी। वहाँ पे उन्होंने अपने पुराने आइडियाज़ को रिवाइज करा और बोला कि नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो एक रोल बनाता है डेवलपमेंट के लिए। लोग जो है वो ट्रैफिक पुलिस जैसे हैं जो डाइवर्ट, कंट्रोल या स्लो डाउन कर सकते हैं उस कोर्स को टेम्पररीली, बट इनडेफिनेटली को बंद नहीं कर सकते। तो ये एक इंटरैक्टिव और नेगोशिएटेड रिलेशनशिप इन्होंने बनाया ह्यूमन और इन्वायरमेंट रिलेशन के बीच में, ठीक है। तो न्यो डिटर्मिनिज्म भी इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बहुत रिजिड है और बहुत सिंपल है,
और सिंपल टू अकाउंट फॉर ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, ह्यूमंस जो है वो मेक अट्रैक्ट अल्टरेशन विदाउट द परमिसिबल लिमिट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये इनका व्यू है। यूरोप में जिन लोगों ने इनके व्यू को सपोर्ट नहीं करा, ऑब्वियसली ये वही हैं जो पॉसिबिलिज्म के सपोर्टर्स थे, राइट। या और जैसे लोगों की बात बताऊं तो जैसे एल्फ्रेड हैटनर हो गए, उन्होंने इसको नहीं फोकस किया। हाँ ठीक है, ये बोलते हैं कि नेचर जो है वो डिटरमाइन नहीं करता बट रिस्ट्रिक्ट करता है ह्यूमन। फिर विडाल पॉसिबिलिज्म एडवोकेट करा था उन्होंने और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को रिजेक्ट किया था। अब और जो क्रिटिसिज्म में और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, बेसिक पॉइंट्स, तो वो क्या लिख सकते हैं? पहला पॉइंट ये कि ओवर सिंप्लीफिकेशन, या ओवर सिंप्लीफिकेशन। ओवर सिंप्लीफिकेशन यानी कि ह्यूमन बिहेवियर को आपने रिड्यूस ही कर दिया। मतलब आप सिर्फ इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, आप बात ही नहीं कर रहे ह्यूमन बिहेवियर की, कि वो भी कुछ ना कुछ है। कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चरल डाइवर्सिटी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इनोवेशन की आप बात ही नहीं कर रहे, ह्यूमन माइंड की आप बात ही नहीं कर रहे। इवन जो मैंने सैंपल के पॉइंट्स बताए कि जो सैंपल है वो बेसिकली लेके आई थी ना कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन मूवमेंट, उसकी क्रिटिसिज्म बताए थे मैंने तुम्हें वहीं के वहीं, वो भी इन पॉइंट्स में यहाँ ऐड कर सकते हो। क्या बात कर सकते हो इसमें कि एक्सेप्शंस ये इग्नोर करता है कंसेप्ट, राइट। एस्किमोज और टुंड्रा डवेलर्स जो हैं वो सेम इन्वायरमेंट में रहते हैं, मतलब उनके कल्चर बहुत अलग अलग है। और आप बात कर सकते हो फीडबैक लूप की, ये बात नहीं करता, यानी कि डिटर्मिनिज्म ये मानता है कि भाई इन्वायरमेंट ने कुछ बोला, कुछ हुआ, तो उसके इन्वायरमेंट डिटरमाइन कर रहा है ह्यूमन एक्शंस को, वाइस वर्सा ये लेके नहीं चल रहा। भाई ह्यूमन के एक्शंस भी तो इन्वायरमेंट को डिटरमाइन कर रहे हैं, ये चीज़ ये लेके ही नहीं चलता है। फिर एथनोसेंट्रिसिज्म एंड रेसिज्म ना, मतलब यूरोपियन सुपियोरिटी, साइंटिफिक रेसिज्म, इसको ये सपोर्ट कर रहे हैं। एरिस्टोटल ने बोला कि जो लोग टेम्परेट क्लाइमेट्स में है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बट क्या है ऐसा, मतलब इस चीज को सपोर्ट करने के लिए इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की थ्योरी है। व्हाट रेसिज्म, एथनोसेंट्रिसिज्म, यूरोप को सेंटर मान के चल रहे हैं कि बाकी तो ऐसे ही टाइम पास चल रहा है, ठीक है। दिस इज अबाउट मैंने तो ये आपका इन्वायरमेंटलिज्म वाला टॉपिक हो गया है, ठीक है। अब मुझे आप लोगों को पॉसिबिलिज्म वाला टॉपिक बताना है, and don't worry, we will do that topic as well in this video itself. एक काम करते हैं, पॉसिबिलिज्म नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो बन चुकी है, एंड पॉसिबिलिज्म तो इतना बड़ा है वीडियो, एंड इस वीडियो में बेसिक्स भी बताया था तो इसलिए बड़ी बन गई। ठीक है, 3 वीडियो में कवर कर लेंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट में पॉसिबिलिज्म, उससे अगली में बाकी सब कुछ जो बचा।